चलो हम लोग बात कर रहे थे सेंटर ऑफ मास की ना बच्चे। सेंटर ऑफ मास में बहुत सारी चीजें हो गई थी, ठीक है। हम लोग सेंटर ऑफ मास पार्टिकल का निकाल लिए थे, रिजिड बॉडी का निकाल लिए थे। रिजिड बॉडी में हम लोगों ने 2 डायमेंशनल बॉडी का निकाला, ठीक है। रिजिड बॉडी में हम लोग 3 डायमेंशनल बॉडी का, 2 डायमेंशनल बॉडी का हम लोगों ने किसका किसका देख लिया। हम लोगों ने 2 डायमेंशनल बॉडी में रेक्टेंगल का देख लिया और सर्कल का देख लिया। नहीं, क्लियर है? ठीक है, रेक्टेंगल का, सर्कल मतलब सर्कुलर रिंग का भी देख लिया और डिस्क का भी देख लिया, ठीक है ना। डिस्क का, रिंग का, डिस्क का हमने हाफ डिस्क का भी देखा, फुल डिस्क का भी देखा। फुल डिस्क का उसके सेंटर पे, हाफ डिस्क का, फुल डिस्क का उसके सेंटर पे, हाफ डिस्क का भी हमने देखा कि नहीं बताओ? यस सर। क्लियर है ना? हाफ डिस्क का, फुल डिस्क का सेंटर पे, हाफ डिस्क का कहाँ देखा हमने? और हमने हाफ डिस्क का आपको बताया था, हाफ डिस्क का, फुल डिस्क का उसके सेंटर पे, ऑन सेंटर, उसके केंद्र पे होगा। नहीं, कहाँ होगा? उसके फुल डिस्क का उसके केंद्र पे होगा। होता है हाफ डिस्क का, बोलो हाफ डिस्क का। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, फिर पढ़ते हैं आगे जल्दी से, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी शुरू करेंगे आज हम। हाफ डिस्क का बोलो। डिस्क का तो उसके सेंटर पे ही होगा, उसका भी उसके सेंटर पे ही होगा। हाफ डिस्क का बोलो, हाफ डिस्क का, आधे डिस्क का बोलो। कहाँ? 4r/3π। बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे ये, 4r/3π हाफ डिस्क का, ठीक है। क्वार्टर डिस्क का भी हमने पूछा था आपसे, याद है आपको? ये वाला आर रेडियस का अगर क्वार्टर डिस्क है तो आर रेडियस, ये आर रेडियस का अगर क्वार्टर डिस्क है मेरे बच्चों तो, और इसका मास अगर एम है, मास एम है और आर रेडियस है इसका, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? आपने बताया था 4r/3π, 4r/3π। तो हमने पूछा था ये बताओ यही क्यों, तो आपने कहा, या हमने बताया था आपको कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक वर्ड बोला था। क्या बोला था? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। याद आया कि नहीं आया? याद? किसी भी फिगर का उसका सेंटर ऑफ मास मेरे बच्चों उसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई करता है। अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री उसमें है तो, अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री उसमें है तो उसका सेंटर ऑफ मास एक्सिस ऑफ सिमेट्री में लाई करता है। और एक क्वेश्चन और पूछता है आप लोगों से, कहता है कि क्या किसी भी फिगर का सेंटर ऑफ मास विद इन द बॉडी लाई करेगा या आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है? विद इन द बॉडी। इन द बॉडी। पक्का? यस सर। यस सर। किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या विद इन द बॉडी लाई करता है, आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है? किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास विद इन द बॉडी लाई करता है या आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है? विद इन द बॉडी होता है। विद इन द बॉडी होता है, यस पक्का? सर। यस सर। चलो डिस्कस करते हैं हम लोग। देखो तो, जैसे ये है, ये रिंग था ना, ये सर्कुलर रिंग। याद आया आपको सर्कुलर रिंग? यस सर। अच्छा, सर्कुलर रिंग का आधा, हाफ सर्कुलर रिंग, आधा कर दिया मैंने इसका। ध्यान से देखना, मैंने इसका क्या कर दिया? आधा। ये इसका सेंटर है मान लो, हमने इसको आधा कर दिया। ये लो, हमने इसे आधा कर दिया। ये नीचे वाला पार्ट हमने हटा दिया भाई। चलो ठीक है, ठीक, अब ये भी खत्म कर दिया हमने। चलो ठीक है भैया, इसका रेडियस मान लो मेरे बच्चों आर है। कितना है? आर। और इसका मास एम है, इसका मास एम है। क्या इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? बिल्कुल है। किसमें है? वाई में है। ये रहा वाई और ये रहा एक्स। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ मास कितना होता है? 2r/π। 2r/π। अच्छा बच्चे, 2r/π। अच्छा, यहाँ तो आप बता ही सकते हो कि वाई सेंटर ऑफ मास होगा या एक्स सेंटर ऑफ मास। किसमें लाई वाई करेगा? सेंटर वाई ऑफ में या मास। एक्स में? वाई। वाई में। तो वाई सेंटर ऑफ मास हो गया 2r/π।
2r/π। अच्छा बच्चे ये बता, इसका मास सिर्फ इसके इसी सरकमफेरेंस पे ही लाई कर रहा है या बीच में यहाँ पे भी है? बीच में भी है। बीच में भी है है सर रिंग नहीं के है। सेंटर में। रिंग है ना? यस सर। तो यहाँ पे है क्या? इधर है क्या? नो सर। फिर कहाँ पे है? सफेद वाले पे है, व्हाइट वाले पे है मास उसका, उसके इधर मास नहीं है। नहीं है। इसका मतलब क्या वहां मैटर है? नहीं है। अच्छा ये बताओ, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ 2r/π पे लाई करता है, यही तो आप कह रहे हो। यस सर। मेरे बच्चों ये बताओ, 2r/π हमने उस दिन आपको बताया भी था या आपने करा भी था इस काम को कि r की चाहे कुछ भी वैल्यू ले लो, 2r/π हमेशा r से छोटा होगा। ऐसा कहा था क्या मैं? सॉरी, 2r/π हमेशा किससे छोटा होगा? r से। r की चाहे कुछ भी वैल्यू लो, देखो लेके देखो तो। मान लो r हमने कितना ले लिया? r हमने कितना ले लिया? मान लो r हमने पाई ले लिया कैलकुलेशन पर्पज से। किस पर्पज से? कैलकुलेशन आसान होने के पर्पज से, उद्देश्य से हमने r की वैल्यू कितनी ले ली? पाई। r की वैल्यू पाई रखो तो 2r/π मतलब y सेंटर ऑफ मास कितना आना चाहिए भाई? 2 इंटू पाई डिवाइडेड बाई पाई। कितना आया भाई? 2। अच्छा ये बता, 2 और पाई में कौन बड़ा? पाई। पाई बड़ा। इसका मतलब रेडियस r इस 2 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है? यस सर। तो क्या ये सेंटर ऑफ मास विद इन द बॉडी लाई किया? यस सर। कहां? सेंटर ऑफ मास कोई जरूरी नहीं है कि बॉडी के अंदर या बॉडी पे ही लाई करे, बाहर भी हो सकता है। यही सिखाया मैंने आपको, ये बाहर पॉइंट है, ये अंदर थोड़ी ना है। अरे यार, अंदर Yes. मतलब बॉडी पे लाइन करना। बॉडी पे कहीं। ये Yes, sir. जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास कहीं बॉडी पे ही लाई करे। करे, बाहर भी हो सकता है। इस बात को लिख लो। आया समझ में? नहीं आया ये बताओ पहले। ये चलो। क्वेश्चन होता है, नीट वाले अगर मेरे बच्चे बैठे हैं तो उनके लिए क्वेश्चन है ये। ठीक है, चले आगे। समझ में आया ये? किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास ऑन द बॉडी लाई हो सकता है, जो है ऑन द बॉडी या आउटसाइड द बॉडी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि बॉडी का सेंटर ऑफ मास हमेशा कहाँ लाई करे? विद इन द बॉडी। इन द बॉडी लाई या ऑन द बॉडी लाई करे, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है। ठीक है, चले आगे। लिखो लिखो बच्चे, देखो इधर देखो। तो हम लोगों ने याद कर लिया, मेरे कुछ बच्चे जो है याद किए हुए। अच्छा है, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। सेंटर ऑफ मास अगर आपको याद होगा तो आप आगे की कहानी पढ़ सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं मेरे बच्चों। लिखो, देखो कुछ अब ये हमने थोड़े छोटी छोटी बॉडीज का सेंटर ऑफ मास आपको हमने बताया। एक आग थोड़ा सा ना वो ले लेते हैं, क्या नाम है, एक आग एग्जांपल ले लेते हैं। उस एग्जांपल पे हम थोड़े से ना कंपोजिट बॉडी का सेंटर ऑफ मास, किसका? कंपोजिट बॉडी का सेंटर ऑफ मास एक बार देख लेते हैं छोटा सा, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं ये दे दूं आपको कि इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास बताओ कहाँ लाई करेगा। जैसे मैं आपको ये दे दूं एग्जांपल के तौर पे, अभी तो आपने रेक्टेंगल, अच्छा ये बताओ ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास निकाला क्या? ट्रायंगुलर बॉडी का, ट्रायंगुलर प्लेट का? नहीं। तो लिखो सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट, फटाफट लिखो तो, फटाफट लिखो और इसे निपटाएंगे। सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट, जैसे ये ट्रायंगुलर प्लेट है मेरे बच्चे, ये ट्रायंगुलर प्लेट है। ये कैसी प्लेट है? ट्रायंगुलर। ठीक है, इस ट्रायंगुलर प्लेट का ये विड्थ बी हो गया और ये विड्थ बी है और ये हाइट इसकी मान लो h है। ठीक है, इसकी हाइट मान लो कितनी बार है मेरे बच्चों? h है। ठीक है,
इसका मास मान ले मेरे बच्चे m है, m इज द मास ऑफ द बॉडी, m क्या है, मास है इसका। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास लाई करता है, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, इसका जो है अब हम लोग कहोगे तो मैं अभी आपको निकलवा के दिखा दूंगा कि सेंटर ऑफ मास इसका यही होता है, लेकिन चूंकि ये पूछता नहीं तो आप याद कर सकते हो, या इसको कभी कभी क्या होता है, पूछता तो है नहीं लेकिन फर्स्ट मेथड से, जिसको आप प्रिंसिपल मेथड कहते हो या जिसको आप फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हो, ये वाला एक्स सेंटर ऑफ मास अगर निकालना है तो उसमें हम लिखते हैं एक्स डीएम अपॉन डीएम, लिखते हैं या ये लिखते हैं ना, एक्स सेंटर ऑफ मास के लिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम अपॉन एम, वाई सेंटर ऑफ मास के लिए मेरे बच्चों लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएम अपॉन एम, यही तो लिखते हैं। यस सर। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, उस छोटे से एलिमेंट का फिर उस छोटे से एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास उस पॉइंट से या उस एक्सिस से देख के फिर उसको उसके बाद उसको इंटीग्रेट करके काम कर लेते हैं, यही तो करते हैं हम लोग। चलो इसको कर ही लेते हैं। अच्छा मान लो, अच्छा ये बताओ क्या इसमें सिमेट्री है कि नहीं, ये बताओ पहले। सर है। किस एक्सिस में? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में। तो इसका सेंटर ऑफ मास किस एक्सिस पे लाई करेगा? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे लाई करेगा। एक्स सेंटर ऑफ मास क्या होगा? 0। तो एक्स सेंटर ऑफ मास निकालने की जरूरत नहीं है। नहीं है, एक्स सेंटर ऑफ मास 0 लिख लो फटाफट। ठीक है मेरे बच्चे, तो आप वाई सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो वाई सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या करोगे, किसी डिस्टेंस वाई पे आप एक एलिमेंट लोगे, कौन सा एलिमेंट, जिसका मास कितना होगा, डीएम, जिसका मास कितना होगा, डीएम। तो वाई डिस्टेंस पे यहां से इसके बेस से, इसको कहते हैं बेस, इसके बेस से आधार, इसके आधार से या बेस से एक, इसके आधार से कितनी डिस्टेंस पे बच्चे मेरे, वाई डिस्टेंस पे एक हमने एलिमेंट लिया। एलिमेंट हम ऐसा लेंगे जिससे कि हम उसको बढ़ाएं तो वो किसके आकार में आ जाए, वो उसके आकार में हो जाए, किसके, जो वो पूरा फिगर है, जो आपका फिगर गिवन है उस फिगर का आकार ना पकड़ ले, आकार में आ जाए, तो वैसा एलिमेंट हम लोग लेते हैं। तो हमने यहाँ जो एलिमेंट लिया वो आपको देखो तो क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, कितने लोगों को रेक्टेंगल दिख रहा है, कितने लोगों को ट्रेपेजियम दिख रहा है, कितने लोगों को आयत दिख रहा है? है, देखो इधर, मान ले वाई डिस्टेंस पे कितना लेंथ, कितनी थिकनेस का एलिमेंट ले लिया, डीवाई थिकनेस का। इस डीवाई थिकनेस का मास कितना है मेरे बच्चों, मान लो डीएम। कितना मास है, डीएम। क्या ये डीएम आप कैलकुलेट कर लेते हो? बिल्कुल कर लेते हो। कैसे कैलकुलेट करते हो भाई, यहाँ आप देखो, यहाँ एरिया की बात हो रही है या लेंथ की बात हो रही है? एरिया की। तो डीएम हो जाएगा आपका, याद करो हमने सब कुछ बताया है, डीएम इज इक्वल टू मास अपॉन टोटल एरिया इनटू एरिया ऑफ एलिमेंट, यही तो लिखा आपने डीएम के लिए। उस दिन देखो हमने ये सब पढ़ाया है आपको। मास पर अगर आपको लेंथ का अगर आपको मास निकालना है, छोटे से मतलब एक लेंथ है, उस लेंथ में छोटा सा एलिमेंट लिया आपने, उस छोटे से एलिमेंट का अगर मास आपको निकालना है तो आप क्या करते हो, वहां पे आप टोटल मास, सॉरी जो मास है उस बॉडी का या उस लेंथ का जो मास है वो मास है डिवाइडेड बाई उसका लेंथ इनटू जितने लेंथ में आपको मास लेना है, कितने लेंथ में लेना है, मान लो डीएल लेंथ में लेना है, तो डीएम हो जाता है एम बाई एल इंटू डीएल। क्या ये हम लोग पढ़ चुके हैं? यस सर। और एरिया में अगर हम देखें तो एरिया में एम बाई ए इंटू डी ए, नहीं आया, आ गया। और वॉल्यूम में देखें तो हमने ये लिखवाया सारा, डीएम इज इक्वल टू वॉल्यूम में अगर देखें हम लोग तो एम बाई वी इंटू टीवी, इसको एम बाई वी को आप रो कह देते हो। यस सर। और यहाँ एम बाई ए को क्या कह देते हो आप, सिग्मा। अरे यही तो कहते हो। यस सर। क्या मैं इसे एक लेमैन की तरह शुरू करूं? मुझे नहीं लगता कि जरूरत है लेमैन की तरह। अगर आप कहोगे तो मैं शुरू कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आराम से फिर आपको कहूंगा ये बेटे ये एलिमेंट हुआ, इसका मास ये हो गया, यहाँ से ये ले लिया हमने, फिर मैं आराम से शुरू कर दूंगा। मैं ये सिर्फ रिकॉल करा रहा हूँ आपको कि ये आपको याद है। ठीक है, अब इधर देखो, देखो बच्चे, तो क्या इस पूरी बॉडी का मास m है कि नहीं है? बिल्कुल है। अच्छा इसका एरिया कितना होगा भाई, इसका एरिया कितना होगा?
इसका एरिया, इसका एरिया उस बॉडी का मतलब इस ट्रायंगल का एरिया कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट। तो बताओ डीएम इसका कितना हो जाएगा, डीएम हो जाएगा मास एम हो गया, एरिया हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू किसका एरिया, ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट का एरिया बता सकते हो क्या, बिल्कुल बता सकते हो। ये एलिमेंट कितना पतला है, जितना आप सोच रहे हो उससे भी पतला, कितना थिन है, जितना आप सोच रहे हो उससे भी पतला, उससे भी थिन। तो सोच के देखो ये क्या दिखेगा आपको, अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपको जो दिखेगा वो दिखेगा आपको एक लाइन टाइप का, ऐसा दिखेगा क्या, ऐसा। क्या आपको ट्रेपेजियम दिखाई देगा, ये बनाया है मैंने वैसा, ये ट्रेपेजियम दिखाई नहीं देगा, ये कैसा दिखाई देगा, एज ए लाइन दिखाई देगा, एज ए लाइन जिसकी थिकनेस कितनी है dy और इसकी लेंथ कितनी होगी, क्या इसकी लेंथ b है, यस सर। नहीं है, नहीं है। लेंथ यहाँ की b है बच्चे, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे लेंथ घट रही है कि बढ़ रही है, घट रही है। तो इसकी लेंथ ना b है ना ही कुछ और है, तो इसको लेट करना पड़ेगा कि लेट द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट इज, मान लिया कि इस एलिमेंट का लेंथ मान लो b1 है, क्या है b1, ठीक। तो इसका लेंथ मान लो ये हो गया b1, तो क्या इसका एरिया आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, इस एलिमेंट का, इस एलिमेंट का एरिया कितना हो जाएगा, dA इज इक्वल टू b1 इंटू B1 dA is equal to what, b1 into d1, b1 into d1, ठीक है, b1 into d1। क्या ये b1 वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, वेरिएबल। वेरिएबल है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, क्या ये b1 y पे डिपेंड कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है। तो क्या हम लोग इस b1 को y के टर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, देखो ये हमारा हो जाएगा h माइनस वाई, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। यस सर। तो हम लोग यहाँ देखो, ये एक हमारा ट्रायंगल हो गया बड़ा वाला, ये एक त्रिभुज हो गया बड़ा वाला, और ये हमारा छोटा त्रिभुज हो गया, त्रिभुज बोल रहा हूँ, चलेगा, हिंदी वाला ठीक है ना, या इंग्लिश में भी बोलते हैं, देखो रिस्पॉन्स नहीं करोगे मेरे बच्चों ना, तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं ही बक 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 कर रहा हूँ, कोई पढ़ नहीं रहा। सर इंग्लिश में बोल। देखो मेरे साथ क्या है, मेरी प्रॉब्लम ये है कि ये जो मेरे लिए प्लेटफॉर्म है, इसमें मुझे ना, मैं आपसे जो पूछता रहता हूँ ना क्वेश्चन, वो मुझे एक कॉन्फिडेंस देता है। नहीं तो ये मुझे लगता है कि मैं ही बक 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 कर रहा हूँ यार, पता नहीं कोई सामने है बैठा कि नहीं बैठा है। मेरी बात समझ रहे हो, मुझे फीलिंग कब आती है, जब आप उधर से बोलते हो। तो देखो आप ना सिर्फ हाँ ना मैं, चलो मैं इंग्लिश में ही बोलता हूँ। तो फिर ये हो गया ट्रायंगल आपका, ये ट्रायंगल बड़ा वाला और ये वाला छोटा वाला। अब यहाँ सिमिलर ट्रायंगल यूज कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं, बोलो। यस सर। ये वाला बड़ा वाला, ये वाला छोटा वाला, तो सिमिलर ट्रायंगल से क्या आप b1 की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। देखो कैसे, सिमिलर ट्रायंगल अगर आप अप्लाई करते हो तो कहते हो कि जो बेस है, बेस का बेस के साथ रेशियो बराबर हाइट का हाइट के साथ रेशियो, यही तो करते हो। नहीं आया, यस सर। यही तो होता है बच्चे। देख बेस इसका क्या है b1, और इस बड़े वाले ट्रायंगल का बेस क्या है b, इस छोटे वाले ट्रायंगल का हाइट क्या है h माइनस वाई, इस बड़े वाले ट्रायंगल का हाइट क्या है h। तो रेशियो, इनका रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो बराबर होता है, इसी को तो सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं। तो देखो ये b1 अपॉन b इज इक्वल टू h माइनस वाई अपॉन h। तो क्या b1 की वैल्यू निकल गई कि नहीं निकल गई, यस सर। ये हो गया b1 की वैल्यू। तो b1 की वैल्यू मेरे बच्चे हो गए h माइनस वाई इंटू b1 सॉरी h माइनस वाई इंटू b डिवाइडेड बाई व्हाट, h माइनस वाई इंटू b डिवाइडेड बाई व्हाट h। अब देखो यहाँ पे जो b1 है वो पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रहा है, जैसे जैसे आपका y वेरी करेगा वैसे वैसे b1 वेरी करेगा। अगर आप ध्यान से देखो इधर, तो b1 की वैल्यू यहाँ पे अगर हम देखें
तो यहाँ पे अगर B1 की वैल्यू देखें तो क्या यहाँ पे B1 की वैल्यू B आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? यस सर। कब? जब y की वैल्यू क्या हो जाए? 0। जीरो। Zero. तो देखो यहाँ y की वैल्यू 0 रखो, क्या B1 B के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, सर sir. नीचे h होगा। और उससे नीचे h होगा, ये h हमने B दिया, ये h ही तो है। तो अगर आप y की वैल्यू 0 रखो, क्या B1 B के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अगर y की वैल्यू h रख दो, h मतलब आप कहां पहुंच गए? देखो h मतलब आप कहां पहुंच गए यहाँ पे। अगर y की वैल्यू मेरे बच्चों h रख दो, 0. तो B1 क्या आना चाहिए? 0। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. आ रहा है। तो B1 की वैल्यू कितनी हो गई? 0। जब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? h। इसका मतलब जो रिलेशन है B1 का B के साथ, वो सही है कि गलत है? सॉरी, y के साथ। So, क्लियरिटी है? अच्छा, तो ये हो गया आपका B1 मेरे बच्चे। तो अब आप देखो ध्यान से, तो DM की वैल्यू आ गई, DM की वैल्यू आ गई आपकी कितनी? M अपॉन 1/2 B इंटू H इंटू B1। B1 कितना है? H माइनस वाई इंटू B अपॉन H इंटू DY। एरिया ना, DA ना, DA की वैल्यू क्या होगी? B1 इंटू DY। B1 हो गया H माइनस वाई इंटू B अपॉन H इंटू DY, और ये हो गया आपका मास पर यूनिट एरिया। एरिया। मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया इज इक्वल टू छोटा सा मास DM ऑफ दैट एलिमेंट। ये निकाल लिया आपने। अब DM आ गया तो वाई सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा आपका। बताओ वाई सेंटर ऑफ मास क्या होगा? वाई सेंटर ऑफ मास हो जाएगा वाई DM अपॉन DM, या टोटल मास M। बताओ वाई DM कितना होगा भाई? वाई क्या है भाई? वाई इसका सेंटर ऑफ मास है। किसका सेंटर ऑफ मास? उस छोटे से एलिमेंट DM का। उस छोटे से एलिमेंट DM का सेंटर ऑफ मास है। उस छोटे से एलिमेंट DM का सेंटर ऑफ मास हो गया वाई, और DM की वैल्यू आप यहाँ रख दो। DM की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2m अपॉन BH इंटू H माइनस वाई इंटू B अपॉन H, B अपॉन H So, B से भी कैंसिल भी तो कर सकते हैं ना? DY कर देते हैं बच्चे भी, डिवाइडेड बाय M। बहुत सारा चीज कैंसिल होगा, सब कैंसिल कर दो। क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखो, ये B से B खा गया, चलेगा? यस सर। B से B खा गया, बाकी जो बच रहा है ये M से M M। चला गया, ठीक। Yes, sir. और यहाँ इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे बोलो? कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे वाई को? यहां से लेके H. यहाँ 0. तक, तो 0 से लेके H. B तक S। तो वाई सेंटर ऑफ मास बताओ कितना हो गया? वाई सेंटर ऑफ मास आपका हो जाएगा वाई, ये H 2/h² बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई इंटू H माइनस वाई इंटू DY। इंटीग्रेशन ऑफ, जल्दी बताओ, ये हो जाएगा आपका वाई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 2/h² इंटीग्रेशन 0 टू H y इंटू H माइनस वाई इंटू DY। ये तो होगा, Yes, sir. कोई दिक्कत? यही तो होगा ना बच्चे? y इंटू H माइनस वाई अपॉन H² इंटू DY अपॉन H² इंटू DY। तो ये हो गया 2/h² इंटू 0 टू H y इंटू H माइनस वाई DY। क्या इसका इंटीग्रेशन जानते हो आप लोग? बिल्कुल जानते हो। देखो ये आप लोग बहुत पढ़ लिए हो, इसको इंटीग्रेट ऐसे कर दो, मल्टीप्लाई कर दो इसको, H माइनस HY DY माइनस इंटीग्रेशन y² DY, चलेगा? 0 टू H। इधर देखो, तो ये हो जाएगा आपका 2/h²। ये मैं इसलिए करा रहा हूं, कभी कभी क्या होता है, मैं आपको अभी एक न्यूमेरिकल दूंगा तो आपको लगेगा कि अच्छा इसलिए भी होता है। कभी कभी क्या होता है ना कि इसी के साथ रिलेशन में दे देता है आपको। जैसे कोई बॉडी दे दिया, उसका कह दिया कि डेंसिटी वेरी कर रही है या उसका एरिया वेरी कर रहा है, अब बताइए कि उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। तो थोड़ी सी इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है, ठीक है। चलो, तो ये H बाहर ले लो, क्या आ जाएगा? ये y² बाई 2
तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर बाई 2, ठीक। ये हो जाएगा आपका एच क्यूब बाई 3, चलेगा? Yes, sir. ठीक है बच्चे, तो देखो एच क्यूब दोनों जगह से बाहर आ जाएगा, तो एच क्यूब दोनों जगह से बाहर आ जाएगा, तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2h क्यूब अपॉन एच स्क्वायर इंटू 1/2 माइनस 1/3, कितना होता है 1/6 होता है ना? Yes. 1/2 माइनस 1/3 1/6, तो ये हो गया 1/6, 2 3 जा 6, एच क्यूब एच स्क्वायर को खा गया, तो कितना बचा h/3। H/3. कहाँ लाई करता है इसका सेंटर ऑफ मास? Y-axis. Y-axis वाई एक्सिस पे, कितनी हाइट पे? H/3. याद रहना चाहिए ये, याद sir. रहना चाहिए ये कि मेरे बच्चों इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करता है, याद रहना चाहिए ये याद नहीं होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकलेगा आपसे। मैं कह दूं कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, इस ट्रायंगुलर बॉडी का, तो इस ट्रायंगुलर बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताने के लिए आपको पहले इस पॉइंट को पता, इस पॉइंट का पता होना जरूरी है कि वो पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, तब ये इस एक्सिस के अबाउट फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होता है, तो यहां से यहां फिर क्या लगा लेते हो आप, पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहते हैं उसको। क्या पढ़ा है आप लोगों ने पैरेलल एक्सिस थ्योरम, या मेरे बच्चों पहली बार पढ़ रहे हो ये? Sir, नहीं पढ़ा. नहीं पढ़ा ना? No. चलो 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 देखते हैं, तो थोड़ा थोड़ा तेज पढ़ते हैं हम लोग। तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास इसका, देखो सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ हो गया भैया, h/3 पे। कहाँ हो गया, h/3 पे। तो याद करो कि किसी ट्रायंगुलर बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होगा, किसी ट्रायंगुलर बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होगा मेरे बच्चों, वो सेंटर ऑफ मास इसके बेस से कितनी हाइट पे, H/3. h/3 पे, h/3, ठीक है, h/3 क्लियर है? Yes, sir. ठीक, अच्छा h/3। अच्छा, यहां से कोई पूछे, मान लो टोटल हाइट ये h है, और यहां से कोई पूछे कि यहां से कितनी हाइट पे होगा इस पॉइंट से, तो H minus H minus H/3. h माइनस h/3 मतलब 2h/3, H. तो कहीं कहीं 2h/3 भी लिखा होगा। तो ये जानना जरूरी है कि रिफरेंस पॉइंट कहाँ पे है, कौन सा पॉइंट, Reference. रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट जानना जरूरी है। ओके, अब ये हम लोग बात कर लिए, तो थोड़ी ना ऐसे, जैसे मान लो कि आपको दे दिया कि जैसे सपोज करो कि ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास बताओ कहाँ लाई करेगा। जैसे मैं आपको दे दूं, ये एक टी शेप बॉडी है, कैसी बॉडी है, टी शेप। इस टी शेप बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? अगर मैं इसका सारा डाटा आपको दे दूं, तो मान लो ये 6 सेंटीमीटर है, ये वाला आपका 10 सेंटीमीटर है, ये आपका 8 सेंटीमीटर है, और ये आपका 12 सेंटीमीटर। इस बॉडी का मैं आपसे पूछूं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, तो क्या आप बता सकते हो? इसको कहते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपोजिट बॉडी। क्या कहते हैं इसको? सेंटर ऑफ मास ऑफ Composite body. Composite. तो लिख लो सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपोजिट बॉडी। इस पे एक आध दो न्यूमेरिकल आपको करा देते हैं, काम खत्म हो जाएगा इसका। लिखो सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपोजिट बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपोजिट बॉडी का सेंटर ऑफ मास जब आप निकाल रहे हो, तो मेरे बच्चों उस कंपोजिट बॉडी में पहले ये देखो कि क्या उस बॉडी में एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल रही है कि नहीं मिल रही। Yes, sir. अगर मैं ये मेरा वो है क्या नाम है, प्रोसेस है कि आप अगर कंपोजिट बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हो, चाहे सिंगल बॉडी का भी मान निकाल सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हो, तब भी
आपको पहला काम ये करना है, आपको ये देखना है मेरे बच्चों कि क्या इस सिंगल बॉडी या इस कंपोजिट बॉडी का कहीं एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो समझ लो कि आपका आधा काम हो गया। क्लियर? यस सर। क्योंकि एक सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? 0. जीरो। जीरो। क्लियर है? तो क्या अब इस फिगर में देखो, क्या इस फिगर में, पहले तो ये बताओ कि क्या इसमें इसमें कितने कितने स्टैंडर्ड फिगर हैं? So 2. स्टैंडर्ड मतलब कि जिनका आप सेंटर ऑफ मास जानते हो। 2. क्या आप रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास जानते हो? बिल्कुल जानते हो। सर्कल का जानते हो, सेमी सर्कल का जानते हो, क्वार्टर सर्कल का जानते हो, सर्कुलर रिंग का जानते हो, ट्रायंगल का जानते हो। तो इसको कहते हैं स्टैंडर्ड बॉडी का सेंटर ऑफ मास। तो इसमें बताओ कि कितनी स्टैंडर्ड बॉडी है So 2. इनका सेंटर ऑफ मास जानते हो? दो। 2. दो रेक्टेंगल है ना, Yes sir. ये हो गया रेक्टेंगल 1 और ये रेक्टेंगल 2. क्लियर है? अब फिर क्या करते हैं उसके बाद, इस पूरी बॉडी का पहले तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री देख लेते हैं। क्या इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? Yes sir. यस सर। वाई एक्सिस। Y axis यस, पर. यहां से हम एक लाइन खींच दें तो क्या यही हमको एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी? वाई एक्सिस Yes sir. बिल्कुल मिल जाएगी। तो क्या इसका एक्स सेंटर, ये हो गया आपका एक्स एक्स, क्या इसका सेंटर एक्स सेंटर ऑफ मास 0 हो गया? क्योंकि सिमेट्री किस में है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। This तो one. एक्स सेंटर ऑफ मास क्या हो गया? 0 हो जाए. 0 कर दिया। 0 क्लियर है बच्चे? आप दूसरे, तो हमको वाई सेंटर ऑफ मास निकालना है। वाई सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आपको जो बेसिक फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला आपका? वो था m1y1 प्लस m2 y2 Y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस M2। M2 इसका मास मान लो कि 10 kg है और इसका मास मान लो 15 kg या 18 kg मान लो। 18। ठीक है मेरे बच्चों? Yes sir. क्लियर? चलो शुरू करा जाए। ये y1 और y2 क्या है? y1 y2 इस इंडिविजुअल बॉडी का y सेंटर ऑफ मास है। क्लियर है? Yes sir. चलो अब मुझे बताओ, m1 m2 तो आपको पता है। m1 क्या हो गया? बॉडी 1 का सेंटर, बॉडी 1 का मास। m2 क्या हो गया? बॉडी 2 का मास। तो m1 बॉडी 1 का मास वो तो आपको पता है 18 kg, बॉडी 2 का मास 10 kg। y1 बताओ, कितने लोग बताओगे y1? y1 मतलब y सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी 1, y सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी 1। मैं बताता हूं, बताओ बच्चे। एक बच्चा है विनय कुमार, विनय यस सर। बोल बच्चे, वाई सेंटर ऑफ मास इसका कहां लाई करेगा या कहां होगा? देखो, इस बॉडी 1 का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? उसके मिड पॉइंट पे। नहीं आया? 4. भाई ये रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? उसके Midpoint। मिड पॉइंट पे। इसका मिड पॉइंट कहां होगा भाई? यही तो होगा कहीं। नहीं आया? Yes सर sir. क्लियर है ना? तो क्या ये वाला पॉइंट यहां से 4 सेंटीमीटर पे होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो बताओ यहां से कितने सेंटीमीटर पे होगा? 14। बस हो गया। तो y1 की वैल्यू हो गई 10 + 4। अरे आया समझ में कि नहीं आया ये बताओ पहले? कितने लोगों को नहीं समझ में आया? मन में हाथ खड़े कर लो, फिर मैं बता रहा हूं। देखो इधर
इसका सेंटर ऑफ मास बॉडी वन का कहां लाई करेगा बच्चे? मिड पे। ये पॉइंट मिड पॉइंट है कि नहीं बताओ? Yes, sir. क्लियर है? क्या आप इसका सेंटर ऑफ मास इससे कितनी डिस्टेंस पे होता है? आधे पे ही, इससे आधे पे होता है, इससे पूरे से नहीं, इससे आधे पे। तो इससे आधे पे मतलब इसका अगर हाइट 8 है तो क्या ये वाला 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. क्योंकि आपको रेफरेंस एक्सिस यहां दिया हुआ है x, तो इस रेफरेंस एक्सिस से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वही तो y1 होगी। तो इस रेफरेंस एक्सिस से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वही y1 होगी, और y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां से ये डिस्टेंस 10 और ये कितना 4, तो ये हो जाएगा 10 + 4। नहीं आया Sir, आगे. क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। y2 5 centimeter. बिल्कुल गुड, 5 सेंटीमीटर। शाबाश। इसके मिड पे होगा, और कोई भी पॉइंट जब भी आप कोऑर्डिनेट दिखाते हो किसी भी पॉइंट का तो वो रेफरेंस एक्सिस से होता है, और रेफरेंस एक्सिस इसका ये रहा बच्चे, ये रेफरेंस एक्स एक्सिस है और ये रेफरेंस वाई एक्सिस है। जो रेफरेंस एक्सिस की बात करते हैं तो यहां हो गया y2, यहां से ये वाली डिस्टेंस कितनी? 5। क्लियर है? तो ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। अब m1 और m2 पता है आपका, y सेंटर ऑफ मास निकाल लो। तो बताओ y सेंटर ऑफ मास कितना होगा? y सेंटर ऑफ मास कितना होगा? y सेंटर ऑफ मास हो जाएगा m1 की वैल्यू 18 इंटू y1 14 So 10.7. प्लस है बच्चा Yes, sir. 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 28 चलेगा? Yes, sir. तो जो होगा वो y सेंटर ऑफ मास होगा। तो this will be 250 the answer. plus 50. This will be the 250 plus 50 upon 28 for 10.78. answer. जो भी हो, this will be the answer. क्लियर है? Yes, sir. ठीक। क्या ऐसे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे अब? Yes, sir. लो एग्जांपल जल्दी से फटाफट, ये लो दे दिया मैंने, जल्दी जल्दी। ये एल शेप है, ये है आपका बॉडी वन जिसका मास है 12 kg, और ये है 2 जिसका मास है यहां से यहां तक 1 हमने कर दिया इसको, इसका मास है मान लो 8 kg। ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 20 सेंटीमीटर, ये आपका 6 सेंटीमीटर, और क्या दूं मैं, ये वाला, ये आपका है, सॉरी ये ना देते, ये मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप बॉडी 1 मान लो, इसको बॉडी 2 मान लो। बोलो जल्दी। इसका सेंटर ऑफ मास रेफरेंस एक्सिस, अच्छा इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है क्या? No, sir. है? इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं. तो ये रेफरेंस एक्सिस हमने x दे दिया और ये रेफरेंस एक्सिस हमने y दे। ये रेफरेंस एक्सिस y, इसका सेंटर ऑफ मास बताओ।
ऐसी फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकलवा देंगे आपसे, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास, इसका क्या इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर नहीं है तो एक्स सेंटर ऑफ मास वाई सेंटर ऑफ मास आपको दोनों निकालना पड़ेगा। तो एक्स सेंटर ऑफ मास के लिए क्या फॉर्मूला लिखोगे भाई, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m। वाई सेंटर ऑफ मास के लिए आप फॉर्मूला लिखोगे m1y1 प्लस m2y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m। x1 x2 y1 y2 क्या है, x1 x2 सेंटर ऑफ मास है, x सेंटर ऑफ मास है बॉडी 1 और बॉडी 2 का, y1 y2 क्या है, y सेंटर ऑफ मास है बॉडी 1 और बॉडी 2 का। अब इसका आप 1 वाले का कोऑर्डिनेट दिखा दो, 2 वाले का कोऑर्डिनेट दिखा दो, सेंटर ऑफ मास बता दो, काम खत्म। कोऑर्डिनेट आप बता दो बस फटाफट। सर y के 3,10। y1 यस सर y एक्सिस y 3, 10। सेंटर ऑफ y, अच्छा 1 वाले का यस 3, 10, गुड। यहाँ पे होगा कहीं ना, यस सर 3, 10, ये हो गया बॉडी 1 का सेंटर ऑफ मास 3, 10। बॉडी 2 का बोलो, बॉडी 2 यही तो है सर 16,2। ये हो जाएगा इसका आधा, इसका आधा हो गया, इसका 8,2। आधा हो गया कहाँ, ये वाला डिस्टेंस हो गया कितना 5। ध्यान से भाई, ट्रायंगल का सॉरी रेक्टेंगल का जो सेंटर ऑफ मास होता है उसका मिड पॉइंट पे लाई करता है। यस सर अब ये रेक्टेंगल यही वाला तो है मेरे बच्चे, देख यही रेक्टेंगल तो है, ये वाला है ना, दूसरा रेक्टेंगल। ये ध्यान से समझना इसको, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है और आप देखोगे अपना पेपर उठा के तो क्वेश्चन पूछा होगा ऐसा। नहीं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लेते हैं आपसे, इस एक्सिस के अबाउट बताओ। तो देखो ये हो गया आपका बॉडी 2। अब इस बॉडी 2 का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ। अच्छा यहाँ मिड पॉइंट ये वाला है, तो यहां से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 5, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2, होगी कि नहीं बताओ। यस सर अब चूंकि आपको ये पॉइंट की डिस्टेंस रेफरेंस एक्सिस से चाहिए, ये वाला जो रेफरेंस एक्सिस है इससे आपको एक्स सेंटर ऑफ मास पता चलता है उस बॉडी का। तो यहां से ये दूरी कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, 11 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस हो जाएगी ये 5 प्लस ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है 6। तो ये या इस रेफरेंस एक्सिस से ये डिस्टेंस हो जाएगी 11। मतलब इसका कोऑर्डिनेट जो होगा इस पॉइंट का, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चा 11,2। नहीं आई बात समझ में, आ गई सर। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा 11,2। 11,2। इसका मतलब यहाँ जो x2 और y2 होगा, x2 की वैल्यू हो जाएगी 11 और y2 की वैल्यू हो जाएगी 2। तो देखो x सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, अब ये निकलने के बाद x सेंटर ऑफ मास y सेंटर ऑफ मास इस फॉर्मूले में पुट कर दो, वैल्यू, काम खत्म। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नो सर नहीं, ठीक। अब आ जाओ, कुछ ऐसे फिगर देते मान लो, अगर मान लो ये कह दे इसका सेंटर ऑफ मास बताओ, तब ऐसा फिगर दे दिया मान लो आपको, कह दे कि इसका सेंटर ऑफ मास,
ये डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर। और ये है आपका 40 सेंटीमीटर। और ये है आपका, चलो मैं क्या करता हूं, इस पूरी बॉडी का मास दे देता हूं। थोड़ा सा मैं आपको चेक करना चाह रहा हूं कि क्या आप कुछ समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। इस पूरी बॉडी का मास मान लो 60 केजी। पूरी बॉडी का मास कितना है? 60 केजी। ये पूरी ऐसी एक बॉडी है, इस बॉडी का मास कितना है? 60 केजी है। ठीक है, इस बॉडी का आपको सेंटर ऑफ मास पता है। व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द गिवन फिगर? सिमेट्री तो नहीं है, ठीक, सिमेट्री नहीं है भाई, कि है? नहीं है। नहीं है। चलो सिमेट्री नहीं है, एक तो बला टली। दूसरा, इस बॉडी को स्टैंडर्ड फिगर में डिवाइड करो। कितने स्टैंडर्ड फिगर हैं इसमें? 2। गुड, 2 स्टैंडर्ड फिगर। यहां से डिवाइड कर दे क्या? Yes, sir. एक हो गया ट्रायंगल और दूसरा Square. रेक्टेंगल या स्क्वायर। स्क्वायर नहीं है, ये 40 है, ये 30 है, Rectangle. रेक्टेंगल। ठीक है बच्चे, एक हो गया रेक्टेंगल और दूसरा हो गया ट्रायंगल। इसकी हाइट हो गई 40 और इसकी ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये हो गई आपकी 30। चलेगा? यस सर। चलो, तो 2 फिगर हो गए, ये हो गया फिगर नंबर 1 और ये हो गया फिगर नंबर 2। ठीक है, फिगर नंबर 1 का जो सेंटर ऑफ मास, अब देखो यहाँ सिमेट्री नहीं है तो एक्स सेंटर ऑफ मास, वाई सेंटर ऑफ मास आपको दोनों निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला लिखोगे आप m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, यही तो करोगे। और वाई सेंटर ऑफ मास के लिए आप लिखोगे m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। अब आपको चाहिए m1 प्लस m1 और m2 की वैल्यू चाहिए। y1 y2 तो खैर ठीक है, वो तो आपको देखना ही पड़ेगा। m1 m2 और चाहिए आपको। क्या आप लोग m1 और m2 निकाल सकते हो क्या? इस बॉडी 1 का मास और इस बॉडी 2 का मास निकाल सकते हो क्या? बोलो बच्चे, कितने लोग हो जो कि निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो यार, सर 40 और 20। बिल्कुल निकाल सकते हो, जो भी मतलब। हाँ, मैं देखूंगा, अभी मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन बिल्कुल आप निकाल सकते हो भाई। देखो, ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आप यही नहीं कि यही यूज करना है, कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो। और बहुत जगह ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहां पे आपको ऐसा दिया होगा और आपको 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 फाइंड आउट करना होगा या आपको अपने से निकालना पड़ेगा कि यार इसका मास क्या होगा या इसका एरिया क्या होगा। ठीक, तो यहां देखो, पूरा जो मास है ना, पूरा मास 60 केजी और वो इस पूरे बॉडी में डिवाइडेड है। तो बताओ इसका मास कितना होगा? अरे पूरा मास क्या पूरे एरिया में डिवाइड है कि नहीं है? यस सर। तो मास पर यूनिट एरिया निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? निकाल। तो मास पर यूनिट एरिया निकाल लोगे तो इस एरिया से मल्टीप्लाई करके क्या इस एरिया का मास आ जाएगा? नहीं आई बात समझ। पूरी बॉडी का जो मास है वो 60 केजी है, तो मास पर यूनिट एरिया बता दो पहले। मास पर यूनिट एरिया मतलब सिग्मा। बोलो सिग्मा कितना होगा?
सिग्मा हो जाएगा आपका 60 डिवाइडेड बाई 32 into 40. इसका एरिया हो जाएगा 60 into 40, इसका एरिया कितना हो जाएगा 20 into 30 60 क्यों होगा? है। ओ सॉरी 60 कह रहा हूं मैं, सॉरी 60. 60 नहीं बच्चा 30 30. हाँ बिल्कुल सॉरी 30। और इसका हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इसका 30 है, हाइट इसकी 40 है, हाफ से मल्टीप्लाई करोगे 20 हो जाएगा, तो 20 इंटू 30 चलेगा। Yes sir. ये हो जाएगा। अब देखो ये 30 यहां से, ये 30 यहां से, इस 60 को मार दिया, कितना बचा 2। तो 2/60 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो होगा। सिग्मा की वैल्यू हो गई 2/60 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा बोलो, क्लियर है। अब ये हो गया सिग्मा। अब आपको सिग्मा पता चल गया तो क्या इसका मास नहीं पता चल जाएगा? बिल्कुल पता चल जाएगा। बताओ इसका मास m1 कितना हो जाएगा? m1 हो जाएगा बच्चे, जो सिग्मा है, सिग्मा इंटू एरिया ऑफ दिस मास, एरिया ऑफ दिस, सॉरी एरिया ऑफ दिस बॉडी। इस बॉडी का एरिया कितना है? इस बॉडी का एरिया है 40 इंटू 30, चलेगा। सिग्मा की वैल्यू देखो मेरे बच्चे कितनी है? सिग्मा की वैल्यू है 2/60 इंटू 40 इंटू 30। तो 30 2 जा 2 क्या 40 केजी आया? यस सर। बिल्कुल, इन्होंने सही बताया। तो इसका अगर 40 हो गया, m1 की वैल्यू अगर 40 हो गई, तो m2 कितना हो जाएगा? 20। 20 केजी। अब आप देखो m1 m2 आपको नहीं दिया था, लेकिन आपने निकाल लिया कि नहीं बोलो? Yes sir. तो ऐसे भी आपको मिलेंगे। मैं यही के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, ये कंसेप्ट है, आप आगे भी यूज करोगे। किसी छोटे से एलिमेंट का अगर आपको मास निकालना है, तो वो आपने फार्मूला तो देखा ही है। अब यहाँ एलिमेंट थोड़ा बड़ा हो गया, तो इसका मास क्या हो जाएगा? पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट लेंथ, ये आपके दिमाग में गूंजना चाहिए। चार्ज था, चार्ज के लिए मास है, मास के लिए टेम्परेचर है, टेम्परेचर के लिए कुछ भी, करंट इतने से यहां तक या कुछ भी वेरी करा रहा है वो, इतने मास में इतना लेंथ, इतने लेंथ में इतना जो है, इतनी करंट, इतने मास में इतनी करंट, या इतना ऐसे वेरी कर रहा है, कुछ भी करा रहा हो, ये आपको याद होना या ये आपको आना चाहिए। क्लियर है? तो ये m1 m2 वैल्यू आ गई आपको। अब ये बताओ इसका सेंटर ऑफ मास क्या आप नहीं फाइंड आउट कर पाओगे? कर लेंगे सर। x1 x2 की वैल्यू, सॉरी पहले तो इस 1 वाले का y1 x1 y1 निकाल लो। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बोलो? 15,20। 2,20. 15,20, तो ये हो जाएगा 15,20। चलो इसका कोऑर्डिनेट पता हो गया, इस वाले का बताओ। 0,45. रिफरेंस एक्सिस, भाई देखो इसका सेंटर ऑफ मास आप जानते हो कहां लाई करता है, यहां से h/3 पे, 3 पे. तो यहां से भी तो होगा। नहीं आया, आपने एक ही तो बताया, दूसरा थोड़ी ना बताया आपने। तो देखो अब मेरे बच्चों बात सुनो, जब भी आपको ट्रायंगल मिले, क्या मिले? ट्रायंगल. तो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट तो आप निकाल सकते हो? यस सर. पक्का? यस सर. तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट. क्या इस तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट आप नहीं बता सकते? तो बता सकते हैं। बताओ कितना होगा? सबसे ऊपर वाले को 40, 30, सबसे ऊपर वाले का हो जाएगा इस वाले का हो जाएगा आपका x में 30 और y में 40. तो 30 का मान 40. चलो भैया, इस वाले का बोलो, इस वाले का 60, 60,0. 60,0, इस वाले का बोलो
30,0. 30,0. तो ट्रायंगल का जो सेंटर ऑफ मास होता है, ओनली ट्रायंगल का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो होता है बराबर, अगर एक्स सेंटर ऑफ मास की बात करोगे तो तीनों वर्टिसेस के एक्स कोऑर्डिनेट का सम, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, तीनों वर्टिसेस के एक्स कोऑर्डिनेट का सम, वो हो गया एक्स सेंटर ऑफ मास उस ट्रायंगल का। तो इस ट्रायंगल का एक्स सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा बोलो, इस ट्रायंगल का x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। तो x1 की वैल्यू कितनी, किसी को x1 मान 40. लो आप, कितनी मान लो 30 है, तो 30 प्लस 30 ये plus वाला भी 30 है, 30 प्लस ये वाला कितना है 60 डिवाइडेड बाई 3. कितना आया 40. 40 सेंटीमीटर। तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो कहीं यहाँ होगा और वो कितना होगा 40, कामा वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, वाई कोऑर्डिनेट होता है बच्चे लिखो, वाई y1 plus कोऑर्डिनेट होता है y1 प्लस y2 plus y3 y3. प्लस दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल का अगर आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, वाई कोऑर्डिनेट आप जल्दी से लिख लो और तुरंत उसके x1 x2 x3 मतलब प्लस करके डिवाइडेड बाई 3 और y1 y2 y3 तीनों को प्लस करके डिवाइडेड बाई 3, ये सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। बोलो y1 की वैल्यू कितनी है 40 by 3. y2 0 y3 0 डिवाइडेड बाई 3 कितना आया, सर ये तो डायरेक्टली फॉर्म में से भी कर सकते हैं ना है बच्चा? सर, जो फॉर्मूला था उसमें से भी कर सकते हैं ना डायरेक्टली, हमारा फॉर्मूला हाँ बिल्कुल कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ अब आपको। देखो थोड़ा कठिनाई होती है उसको निकालने में। देखो आपने बताया कि यहाँ से ये वाला तो हो गया आपका, यहाँ से ये वाला तो 40/3 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? वही आया ना वाई सेंटर ऑफ मास। यस सर। यहां से देखो ये भी इसका बेस हुआ, इसके बेस से कितना हो जाएगा h/3 और h कितना है इसका 30, तो 30/3 कितना हुआ 10, तो ये हो जाएगा 10। लेकिन आपको रेफरेंस एक्सिस यहां से चाहिए, तो ये 10 और ये वाला कितना 30, तो टोटल मिलके कितना हो जाएगा 40। इसलिए 40,40/3 आया था। देखो आया था कि नहीं आया था? यस सर। Yes sir. क्लियर है? ये एक्चुअली क्या है, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे एक दो तो ये आपको समझ में आ जाए। अदरवाइज ट्रायंगल के केस में आप फट से ना तीनों कोऑर्डिनेट लिख लो, काम खत्म। ठीक है? ट्रायंगल तो अब आप देखो, आपको x1 y1 और x2 y2 दोनों पता हो गया। यस सर। फार्मूले में रखो, x सेंटर ऑफ मास और y सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट हो जाएगा। Yes sir. ठीक है, यस सर। आगे चला जाए। यस सर। यार देखो लिखो बच्चे, जैसे मैं आपसे पूछूं ये है एक फिगर, इसका ना सेंटर कहीं यहाँ, ठीक है? इस फिगर का जो रेडियस है ये वाला, ये 40 सेंटीमीटर है और इसका जो रेडियस है ये आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है? ये रेफरेंस एक्सिस हो गई x और ये रेफरेंस एक्सिस y। ठीक है मेरे बच्चे?
ये जो शेडेड पोर्शन है, मैं दिखा रहा हूं आपको, दिखा शेडेड पोर्शन, यस इस सर। शेडेड पोर्शन का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, ठीक है। होल मास ऑफ द बॉडी इज, मान लो 80 के, ठीक है। दो फिगर है कि नहीं बोलो? यस सर। एक बड़ा सर्कल और दूसरा छोटा सर्कल। छोटा सर्कल। बड़े सर्कुलर प्लेट में से छोटे सर्कुलर प्लेट को क्या कर दिया गया है? माइनस कर दिया गया, निकाल दिया गया है। तो जो माइनस होता है, जो माइनस होता है, उसे उसका सेंटर ऑफ मास माइनस करते हैं। तो यहाँ जो फॉर्मूला हो जाएगा, मैं सिर्फ बता रहा हूं, आप लिख लो फटाफट। यहाँ जो फॉर्मूला हो जाएगा, अगर एक सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हो तो एक सेंटर ऑफ मास हो जाएगा क्या? m1x1 माइनस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। मास तो वही रहेगा, सॉरी मास भी माइनस हो जाएगा, m1 माइनस M2। m1 माइनस, ठीक है। मास भी क्या होगा, 1 वाले में से 2 वाला माइनस हो जाएगा। और y सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा बच्चे? M1 माइनस M2 y2 अपॉन m1 माइनस M2। ये मुझे बताना था क्योंकि ये इसमें मास निहित नहीं है, मास निहित नहीं है, मास नहीं है उसमें। तो जो मास जिसमें नहीं होता है, जितना मास आप माइनस कर रहे हो, ठीक है। अब x1 x2 की वैल्यू निकाल लोगे, y1 y2 की वैल्यू निकाल लोगे। क्या इसमें सिमेट्री दिखाई दे रही है आपको या नहीं दे रही है? बोलो बच्चे। सर एक्स एक्सिस के अबाउट है। एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है मेरे बच्चों। ये देखना सीख लो, ये देखना सीख लोगे तो आप आधा काम से जो है ना बच जाओगे। एक्स में सिमेट्री है, दिख रहा है, देखो इसी दिन के लिए मैंने सिमेट्री पढ़ाया था। एक्स में सिमेट्री है, इसका मतलब ये हो गया एक्स एक्सिस वाली सिमेट्री। एक्स में सिमेट्री है, देखो काट दिया आपने ना, आधा ऊपर आधा। अरे कट गया कि नहीं कट गया? कट गया। तो इसमें सिमेट्री है, इसमें सिमेट्री है, मतलब ऊपर वाला आधा नीचे वाला कट गया। किस एक्सिस के अबाउट? एक्स के। तो वाई सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? 0। लिख दिया मैंने, लो खत्म। वाई सेंटर ऑफ मास 0 हो गया, वाई सेंटर ऑफ मास 0 हो गया। अब वाई सेंटर ऑफ मास 0 हो गया, एक्स सेंटर ऑफ मास निकाल दो। एक्स सेंटर ऑफ मास में x1 x2 की वैल्यू चाहिए आपको। बोलो x1 कितना हो गया? ये बॉडी 1 हो गया, ये बॉडी 2 हो गई। बोलो x1 कितना? x1 कितना बता सकते हो? बॉडी 1, ये उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? सेंटर पे। सेंटर पे। बताओ सेंटर कहाँ है? ये रहा सेंटर, है ना ये सेंटर। यस सर। इस सेंटर पे लाई करेगा, तो बताओ सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका? 0,0। बस 0 हो गया। घबराया मत करो यार, घबराया मत करो, जो कंसेप्ट है उसे अप्लाई करो, बस प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होता रहेगा। चलो x2 बता दो। 20। यस, यहां से ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 20। ये डिस्टेंस होगी, ये हो गई 20। आप बताओ m1 और m2। m1 पहले तो मास पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लो।
सॉरी मास पर यूनिट एरिया। तो बताओ सिग्मा कितना होगा? टोटल मास है 80 डिवाइडेड बाई कितने एरिया में ये मास है? क्या ये वाले एरिया में मास है कि नहीं है? नहीं। नहीं है। तो जो सैडेड एरिया है उसी में तो मास है। और यस सर। सैडेड एरिया में क्या, सैडेड एरिया का मास कैसे निकालोगे? सॉरी, सैडेड एरिया का एरिया निकाल सकते हो कि नहीं? यस सर। यस। देखो बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को माइनस कर दो, तो बड़ा वाला सर्कल हो गया पाई इंटू इसका रेडियस आर स्क्वायर 40 का स्क्वायर माइनस छोटा वाला सर्कल पाई इंटू रेडियस 20। ये हो गया आपका सिग्मा। अब सिग्मा हो गया तो m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? m1 की वैल्यू हो जाएगी बड़े वाले सर्कल का सिग्मा इंटू एरिया बड़ा वाला सर्कल पाई इंटू 40 का स्क्वायर। चलेगा? अरे यही तो m1 होगा भाई। गलत लिख रहा हूं क्या मैं? नो सर। ठीक है ना, यही m1 होगा। m2 बोलो। m2 सिग्मा इंटू पाई इंटू 20 का स्क्वायर। m2 हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई इंटू 20 का स्क्वायर। ये हो जाएगा m2। ठीक है, हो जाएगा m2 जो होगा वो देखो, और m1 जो होगा, m1 की वैल्यू निकाल लो। m1 जो होगा वो देखो कितना होगा। ये हो जाएगा बच्चे, सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी 80 अपॉन पाई इंटू 40 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर इंटू पाई इंटू 40 का स्क्वायर। ये पाई पाई को मार दिया। यहां से आप क्या कर सकते हो? देखो 20 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हो कि नहीं ले सकते? 80 अपॉन 40 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर ले लो कॉमन, तो 400 हो जाएगा। 16 में से 400 गया 1200। अरे यार ऐसे ही कर लो। कितना बचा? ये हो जाएगा 1600 और ये हो जाएगा 1600, ये हो जाएगा 400। तो 1600 माइनस 400 1200। ये हो जाएगा 1200 इंटू 1600। चलो खत्म, मत करो वैसा। 4 थी 12 और 4 चौका हो जाएगा 8 4 जा 320 320 डिवाइडेड बाई 3। दिस इज m1 दैट इज इतना kg 320 बाई 3 kg। m2 कितना आ जाएगा? m2 कितना आ जाएगा? m2 आ जाएगा 80 अपॉन पाई इंटू 40 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर इंटू पाई इंटू 20 का स्क्वायर। ये पाई पाई को खा गया, हो जाएगा 80 अपॉन 1200 इंटू 400। ये खत्म। ये 3 80 बाई, आया कि नहीं आया? ठीक है, ये कितना हो गया? 80 बाई। चलो 80 बाई। अब आ जाओ, एक्स सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा भाई? एक्स सेंटर ऑफ मास तो आपका, वाई सेंटर ऑफ मास तो 0 हो गया क्योंकि सिमेट्री थी वाई के बहुत। तो एक्स सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? एक्स सेंटर ऑफ मास हो जाएगा m1। m1 की वैल्यू है 320 डिवाइडेड बाई 3 इंटू x1। x1 कितना है? 0 माइनस m2 80 बाई 3 इंटू x2। x2 कितना है? 20 डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना था? 80 kg। अरे यही तो था। यस सर। 80। m1 माइनस m2 करोगे तो 80 kg ही आएगा। ठीक है, ये हो गया। एक्स सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? देखिए ये तो 0 हो गया आपका, माइनस 80 बाई 3 इंटू 80 इंटू 20
80 को मार दिया तो -20/3 आया सेंटीमीटर। माइनस क्यों आ रहा है? माइनस क्यों आ रहा है? सर क्योंकि वो एक्सेस के लेफ्ट में लाई करेगा। माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ लाई करेगा? इसके इधर। क्योंकि अच्छा ये नहीं है, अगर निकालते हैं तो कहाँ लाई करता है? यहाँ। अरे करता कि नहीं करता? यस सर। अब ये वाला आपने निकाल दिया तो इसका मास किधर शिफ्ट हो गया? इधर की तरफ। यस सर। तो मास इधर शिफ्ट हो गया, इसके इसलिए सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट हो गया? इस एक्सिस से निगेटिव तरफ। यहाँ नहीं आया। आ गया। पक्का ना? Yes, ये sir. है अगर आपके पास। अभी मैं कहूं इसका सेंटर ऑफ मास तो कहोगे बीच में। मैं कहूंगे बच्चे इधर ना, इधर आप कुछ और ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो? जैसे कुछ चिपका दो, इस पे रैप कर दो, ऐसे ऐसे करके। अब सेंटर ऑफ मास इधर इसका किधर शिफ्ट हो जाएगा? जिधर आपने रैप किया उधर की तरफ या उससे दूर? सर जिधर चिपकाया उससे। जिधर चिपकाया उधर की तरफ, क्योंकि मास थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर जाएगा। नहीं आई बात समझ में? आ गई? यस सर। क्लियर है? यस सर। चलो क्लियर है तो मुझे थोड़ा सा। तो क्या ये अब इस टाइप के क्वेश्चंस आप बना ले जाओगे अगर पूछता है तो? यस सर। क्लियरिटी है ना? यस सर। ठीक है, अब आ जाओ बात करते हैं। लिखो कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ मास 3D के जो कि हम कराएंगे नहीं आपसे। ठीक, सिर्फ मैं लिखवा देता हूं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा। इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा। तो चलो कुछ 3D के सेंटर ऑफ मास लिख लेते हैं। 3D बॉडी का सेंटर ऑफ मास। 3D बॉडी का सेंटर ऑफ मास जैसे लिखो 3D बॉडी का सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास ऑफ 3D बॉडी। 3D बॉडी मतलब कह सकते हो आप वॉल्यूम का। किसका? वॉल्यूम का। अभी आपने इससे पहले सेंटर ऑफ मास किसका निकाला? एरिया का। और उससे पहले लेंथ का। अब किसका निकालने जा रहे हो? वॉल्यूम का। वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आपको वॉल्यूम का सेंटर ऑफ मास अगर निकालना है तो ठीक है, वॉल्यूम का सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे हम लोग। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड बॉडी है जिसका सेंटर ऑफ मास लिख लो। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक वॉल्यूम में स्टैंडर्ड बॉडी आती है आपकी स्फीयर और दूसरा आता है कोन और तीसरा आता है सिलेंडर। ठीक है, स्फीयर, कोन, सिलेंडर। और एक आता है आपका क्यूब या क्यूबॉइड। क्यूब का सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? सेंटर पे। सेंटर पे। यस सर। स्फीयर का सेंटर सेंटर पे। और उसका सेंटर आपके दिमाग में गूंज रहा होगा। गूंज रहा है कि नहीं गूंज रहा है? पे। यस सर। बॉल है। यस सर। बॉल समझ रहे हो ना बात को? यस सर। ये कोन का सेंटर ऑफ मास सर वाई एक्सिस पे लाई करेगा। बिल्कुल लाई करेगा। क्यों? क्योंकि सिमेट्री है उसमें। यस सर। और एक्स वाली 0 हो जाएगी। और सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास, सिलेंडर का भी सेंटर ऑफ मास आप ऐसे समझो जैसे रस्सी है, कहां लाई करेगा? मिड पॉइंट। यस सर। तो सिलेंडर का भी ठीक, सेंटर पे। स्फीयर का भी ठीक, कोन का देख लो। तो कोन का सेंटर ऑफ मास, कोन ऐसा। फिर मैं आता हूं आपके जो चर्चा करता हूं थोड़ा सा। ये कोन हो गया। अब देखो इस स्फीयर में दो पार्ट। एक स्फीयर हो सकता है सॉलिड और दूसरा हॉलो। सॉलिड स्फीयर और हेलो। हॉलो स्फीयर।
सॉलिड और हॉलो दोनों का ही सेंटर ऑफ मास पे लाई करता है, लेकिन इस स्फीयर में भी, सॉलिड में भी एक होता है हेमी स्फीयर। अगर इसे काट दो तो हेमी स्फीयर, कौन सा? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर। सॉलिड का हेमिस्फीयर और हॉलो का हेमिस्फीयर। सेल कहते हैं उसको, हाफ सेल। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? यस सर। क्लियर है? यस अब सर। देखो, तो आ जाओ इसकी बात करते हैं कोन की। तो कोन की जो, कोन का जो सेंटर ऑफ मास होगा, इसका अगर रेडियस मान लो आर है, रेडियस कितना है? आर, और हाइट इसकी मान लो कितनी है बच्चे? एच। कितनी है? एच। तो पहले कोन की चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो जो कोन का सेंटर ऑफ मास होगा, चूंकि इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये देखो, है ना? यस सर। तो इसका सेंटर ऑफ मास जहां लाई करता है ना, जानते हो कहां लाई करता है? यहां से h/4 डिस्टेंस पे। लिखो लो इस बात, ये याद कर लेना। कितनी डिस्टेंस पे? h/4। h/4। h/4, ठीक है? h/4। क्लियर है? सिलेंडर का कहां लाई करेगा? सिलेंडर बना लो, ये सिलेंडर हो गया, ये है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसे? या रोटेशनल एक्सिस। पढ़ाएंगे हम अभी आपको, जब आप आगे आओगे पढ़ ही रहे हो। रोटेशन पे अब हम घुस ही जाएंगे, एक आध दिन और लगेगा मुझे, ठीक है? आपका उधर कितना कितना हो गया? सर उसमें किरचॉफ लॉ हो गया। किरचॉफ्स लॉ हो गया। हाँ, हीट प्रोड्यूस बाय कैपेसिटर पर। कैपेसिटर खत्म हो गया। यस कैपेसिटर सर। तो खत्म हो गया, तभी तो किरचॉफ्स लॉ पढ़े होगे। यस सर। केवीएल केसीएल, करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। सर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। स्टार्ट नहीं हुआ है। कैपेसिटर में सारा हो गया। सर कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये सब पढ़ रहे थे तो। स्टोरिंग कैपेसिटी जो है, स्टोरिंग कैपेसिटी हो गई, एनर्जी हो गई। हाँ, स्टोरिंग Yes, कैपेसिटर। दो कैपेसिटर को जोड़ के उसका जो है कितना चार्ज किस पे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, हाँ, हो गया। यस सर। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यस सर। चलो खैर, वो हो गया होगा। आ जाओ, इसका रेडियस मान लो बच्चे कितना है? आर, ठीक है? मास कितना है? एम। लेंथ कितना है? एल। तो इसका जो मोमेंट, इसका जो, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है, इसका जो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, कहां करता है सेंटर ऑफ मास लाई? इसका मिड पॉइंट। और ये मिड पॉइंट दिखा लो, ये यहां से कितनी डिस्टेंस पे? L/2 पे। ये होगा ऊपर, ठीक? और ये h/4 पे, कितने पे? ये याद होना चाहिए आपको, क्योंकि हम इसके अबाउट घुमा दे तो, इसके अबाउट घुमा दे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसके अबाउट घुमा दे तो। ये तैयारी हो रही है सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, मैं बता रहा हूं फिर से आपको। और सेंटर ऑफ मास भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ये तैयारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में आया तो समझ लो रोटेशन समझ में आया, नहीं तो नहीं बनेगा बात। तो ये h/4 हो गया। अब आ जाओ स्फीयर पे, आ जाओ। स्फीयर में दो, एक सॉलिड एक हॉलो। स्फीयर में सॉलिड हॉलो में दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां लाई करता है? उसके सेंटर पे। तो सेंटर तो आपको दिख रहा है। अब आ जाओ हेमीस्फीयर में। हेमीस्फीयर में दो आता है, एक आता है सॉलिड हेमीस्फीयर, दूसरा हॉलो हेमीस्फीयर। तो पहले हम बात करते हैं हॉलो हेमीस्फीयर की। हॉलो हेमीस्फीयर, तो हॉलो हेमीस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां लाई करता है? देखो ये हो गया आपका हेमीस्फीयर, और ये है आपका हॉलो हेमीस्फीयर। ये ऐसा इस तरीके से हॉलो हेमीस्फीयर। या ऐसे ना बनाओ, छोड़ दो इसको, थोड़ा सा ऐसे बना दो से, ये ऐसा, ठीक? इसका रेडियस मान लो कितना है? ठीक है, मास मान लो कितना है? m।
इसका जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहाँ है कि नहीं है बिल्कुल है। किसमें है? वाई में है। तो इसका सेंटर ऑफ मास किसमें लाई करेगा? वाई में ऐसे करेगा ना। यस सर। यस सर। एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास लाई करता है बच्चे, यहां से कितनी डिस्टेंस पे? r/2 पे। लिखो r/2, r/2। एक्स सेंटर ऑफ मास 0 होगा कि नहीं होगा? यस सर। एक्स सेंटर ऑफ मास 0 लिख लो, वाई सेंटर ऑफ मास r/2 लिख लो। कहोगे तो डेरिवेशन भी करा देंगे, लेकिन डेरिवेशन आपके लिए जरूरी नहीं है, इसलिए ना समय मत गंवाते हैं हम लोग इसमें। क्लियर है? यस सर। तो ये हो Yes, गया। sir. ये आपको याद होना चाहिए मेरे बच्चे। याद रहेगा ना तो फटाफट हम लोग फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल सकते हैं इसका, और फटाफट हम लोग जो है ना जो भी सेंटर ऑफ मास निकालना होगा किसी भी कंपोजिट फिगर का, वो निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका हॉलो हेमिस्फेयर। सॉलिड हेमिस्फेयर की बात कर लें। सॉलिड हेमिस्फेयर, सॉलिड हेमिस्फेयर, सॉलिड हेमिस्फेयर हो जाएगा। ये है आपका हेमिस्फेयर और इसका रेडियस है r। ये सॉलिड है, मास इसका क्या है? m है। ये ऐसे है, ऐसे। ये हो गया सॉलिड। क्या हो गया? भरा भरा सा सॉलिड। ये ठीक है। इसका रेफरेंस एक्सिस ऑफ सिमेट्री है क्या? यस सर। ये है y में। बताओ इसका सेंटर ऑफ मास x वाला 0। y सेंटर ऑफ मास लिखो 3r/8। 3r/8। 8. y सेंटर ऑफ मास इसका 3r/8। ठीक है, 3r/8। एक फिगर का और लिख लो, कोन का। कोन में एक सॉलिड कोन हो गया, दूसरा हॉलो। एक आइसक्रीम भरा हुआ, एक बिना आइसक्रीम भरा हुआ। आज आप लोगों को इतना ये अभी जाके कौन खाओगी, खा के ही आते हैं। देखो इधर एक आइसक्रीम भरा हुआ भी, एक दूसरा बिना आइसक्रीम भरा हुआ। आइसक्रीम भरा हुआ सॉलिड, बिना आइसक्रीम भरा हुआ हॉलो। Hello. तो बिना आइसक्रीम भरा हुआ आप खाओगे और आइसक्रीम भरा हुआ हम खाएंगे। लो इधर देखो, ये हो गया बच्चे रेडियस r। हाइट कितनी है इसकी? मान लो h। कितनी है? h। तो इसका जो H. सेंटर ऑफ मास होगा, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा लिखो x सेंटर ऑफ मास 0 और y सेंटर ऑफ मास कितना होगा? लिख लो h/3। कितना? H/3. क्या यही ट्रायंगल का भी था? यस सर। तो ट्रायंगल का और इसका दोनों का, ठीक है। इसका h/3 से हॉलो है ना। और सॉलिड का h/4। सॉलिड का H/4. क्यों h/4? क्योंकि देखो h/4 h/3 से छोटा कि बड़ा? h/4 h/3 से छोटा है। यस सर। तो उसका मास देखो, जानते हो जब सॉलिड होगा तो इधर का एरिया बहुत बड़ा होगा ना, यस तो इसलिए मास इधर ही की तरफ शिफ्ट रहेगा। यस। आप ऐसा एनालिसिस करो या ऐसा सोचो कि कौन अगर उल्टा करके खाते तो कितना बढ़िया रहता। आइसक्रीम पहले खा लेता, फिर धीरे धीरे यहाँ पहुंचते पहुंचते बेकार लगने लगता है। यस। उल्टा करके खाते तो चलो खैर। ओके, ये सारा बच्चे मेरे याद कर लेना है, ठीक है। Yes, sir. मिलते हैं कल 11 बजे, ठीक है। और Okay, आगे sir. की कहानी मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुरू करेंगे कल, ठीक है।